देखो, पहली खबर है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है ऐसा? अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसको पहले नेफा कहते थे। इसका पहले नाम था नेफा, यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। और 1987 में हमने अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया। अभी न्यूज में क्यों है अरुणाचल प्रदेश? असल में यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है बैले ट्रेल से गोरी चेन ट्रैक। एक ट्रैक है, ट्रैक आप लोग जानते होंगे, पहाड़ों में हम लोग जाते हैं तो सामान उमान लेके अपने कंधों में हम चलते हैं, एक ट्रैकिंग करते हैं, एक तरह से नेचर का आनंद लेते हैं। और उसमें हमें थोड़ा साहस दिखाना पड़ता है, शारीरिक श्रम बहुत होता है। तो बेली ट्रेल से लेकर गोरी चेन ट्रैक के बीच में अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रैकिंग शुरू की जा रही है। हमें नहीं जानना कौन सा ट्रैक है, कहाँ हो रहा है, हमें अब ये जानना है कि असल में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, यानी हमारा जो पर्यटन मंत्रालय, उसने बैली ट्रेल और गोरी चेन ट्रैक के बीच में अलाउ किया लोगों को कि भाई अपना बस्ता वस्ता लेकर पैदल लकड़ी के सहारे ये इस पहाड़ को पार कर सकते हैं। तो पहली चीज कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, फुल स्क्रीन में जूम हैंग हो रहा है। फुल स्क्रीन में जूम के कंट्रोल नहीं मिलेंगे। तो असल में हमारी भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है देखो अपना देश। देखो अपना देश, तो वो राजवाड़ा नहीं दिखाएगा इंदौर में, क्योंकि वो सब देखे हैं। जो नहीं देखा है, जो हिडन इंडिया है, जो छुपा हुआ भारत है, उसके लिए सरकार ने देखो अपना देश स्कीम चलाई है, जो कि हमारा पर्यटन मंत्रालय चलाता है। और वो नई नई लोकेशंस के बारे में वेबिनार करते हैं, वेबसाइट में डालते हैं, और आम जनता से उम्मीद करते हैं कि आप भी जाइए और उस इलाके को देखिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारत सरकार, ये जो फिलहाल की जो भारत सरकार है या अभी जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, उसका ये मन है कि भाई हमारा हर राज्य दूसरे राज्य को जाने समझे। ऐसा नहीं कि सब यूपी बिहार और गोवा महाराष्ट्र देख के बोले कि हमने इंडिया देख लिया। हम चाहते हैं हमारे जितने स्टेट्स हैं सब लोग जाएं वहां पे, सब उसको देखें। इसके लिए भारत सरकार ने 2018 में एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस स्कीम का नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्या नाम है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें क्या करता है सरकार? सरकार दो राज्यों के बीच में दोस्ती कराता है कि भैया, जैसे एमपी की दोस्ती मान लीजिए इसने कराई नागालैंड से, तो नागालैंड के बच्चे एमपी आएंगे, खर्चा कौन करेगी? एमपी सरकार। एमपी सरकार के बच्चे नागालैंड देखने जाएंगे, खर्चा कौन करेगा? नागालैंड सरकार। यानी एक तरह से हम स्टेट के बीच में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिससे एक समृद्ध स्टेट, समृद्ध मतलब अमीर नहीं जिसको जनता जानती है जैसे एमपी यूपी, और एक असमृद्ध यानी अपरिचित स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, या अंडमान हो गया, या लक्षद्वीप हो गया, ऐसा। तो इनके बीच में, दो राज्यों के बीच में गठजोड़ करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब आप लोग यूपीएससी निकाल लेंगे तो आप लोगों को भी सरकार अपने खर्चे पे भारत दर्शन पे लेके जाएगी। तो वो आपको स्लॉट रहता है कि आप 5 राज्य में घूमेंगे, आप 6 राज्य में घूमेंगे। तो असल में उस भारत दर्शन में वो आपको राजवाड़ा नहीं दिखाएगी इंदौर का, वो आपको ऐसे ऐसे लोकेशन दिखाएंगे जहां पे आप अपने पैसे खर्च करके नहीं जाते। दूसरा, आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं अंडमान जाऊंगा, लक्षद्वीप जाऊंगा, मैं अहमदाबाद की इस जगह पे जाऊंगा। तो इसके लिए एक स्कीम चल रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्लियर है मेरी बात? रिप्लाई कर दो। यस सर। अब सवाल ये कि बैली ट्रेल का नाम आ गया है, तो बैली ट्रेल क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के दो इलाकों का नाम है, एक का नाम है तवांग, एक का नाम है बोमडिला। अगर मैं मैप बनाऊं तो ये आपका सिक्किम है, फिर ये आपका भूटान है, और ये ऐसा आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? भूटान। ये क्या है? सलमान खान यानी सिक्किम। ठीक। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है तवांग। इस जगह का नाम है तवांग, ये लिख देता हूं, ये है तवांग। और इधर इधर एक जगह है, इसका नाम है बोमडिला। अब जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे जमीन समतल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हिमालय के रेंजेस हैं, और जिनको हमें पार करना है, जिनके हम बीच में हम सुरंग बना रहे हैं, जिससे ऊपर बैठा है चाइना। और चाइना
चाइना इस वाले हिस्से में तो बुलेट ट्रेन बना लिया है, लेकिन हमारे पास तो ट्रेन भी नहीं पहुंची है। तो हम यहाँ पे बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट काम में मतलब हम यहाँ रोड बना रहे हैं, हम यहाँ सुरंगें बना रहे हैं, हम यहाँ पुल बना रहे हैं, हम अरुणाचल में बहुत कुछ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो लोकेशन है तवांग नाम की, तवांग जो है ये तिब्बत के बहुत पास, तिब्बत की राजधानी क्या है, ल्हासा। ये तिब्बत की राजधानी है यहाँ पे ल्हासा, और ल्हासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है, और तिब्बत के बहुत पास है तवांग, और तवांग में हमारे देश की सबसे बड़ी बौद्ध मॉनेस्ट्री है, बहुत बड़ी बौद्ध मॉनेस्ट्री है। चाइना हमेशा तवांग के लिए बोलता है ये इलाका तो मेरा है, मुझको चाहिए, क्यों, ये तो तिब्बत का इलाका है और तिब्बत तो मेरा हो ही गया है। तो तवांग को लेकर हमेशा चाइना के बिल्कुल कान खड़े रहते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, मिनिस्टर तवांग की यात्रा कर ले, मतलब उसके आग बबूला हो जाता, तवांग गए कैसे तुम। मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो तवांग की यात्रा पे गए थे, और तवांग बहुत खूबसूरत जगह है, वहां पे बौद्ध मॉनेस्ट्री है। और ये जो बोमडिला नाम की जगह है, इसके बीच में आपको मेन मिलता है हिमालय, और यहाँ पे हम एक सुरंग बना रहे हैं। तो बोमडिला जब भी नाम आएगा बोमडिला का, तो बोमडिला में हम एक सुरंग बना रहे हैं, उसका नाम है सेला सुरंग। कौन सी सुरंग बना रहे हैं, सेला सुरंग। तो सेला सुरंग जो है वो हम इसलिए बना रहे हैं कि बीच से हमारे वाहन, हमारी आर्मी यहाँ से ऊपर जाके चाइना से लड़ना हो तो कभी लड़ ले। तो बोमडिला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोमडिला में हम सेला सुरंग बना रहे हैं। और तवांग तो मैंने बता दिया है, हिस्टोरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। और ये पूरा अरुणाचल को चाइना क्या बोलता है, दक्षिणी तिब्बत। ये तो पूरा तिब्बत है, यानी पूरा पूरा अरुणाचल चाइना को चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने ये अनुमति देकर एक तरह से सिंबॉलिक चिढ़ाया है चाइना को कि तुम बहुत कर लो तिब्बत तिब्बत, हम तो अपने लोगों को भेजेंगे, और हम तो अलाउ भी कर रहे हैं। असल में ये तवांग से लेकर बोमडिला की दूरी मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे कोई रोड नहीं है, यहाँ पे पैदल जाओगे तो 3 से 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो सरकार ने ट्रैक खोला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए। आपके पास पैसा है, आपके पास समय है, आपके पास शरीर में ताकत है, तो आप बिल्कुल जाइए, देखिए, खूबसूरत जगह है ये। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अरुणाचल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल को चाइना क्या बोलता है, ये तो मेरा तिब्बत है। अरुणाचल को चाइना बोलता है ये साउथ तिब्बत है, और तिब्बत मेरा है तो ये अरुणाचल भी उसका है। यहाँ तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो आप जहां से गुजरेंगे इस रास्ते से, वहां पे एक बहुत खूबसूरत घाटी मिलेगी, दिबांग घाटी। असल में यहाँ पे दो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में अल्टीमेटली मिल जाती हैं, एक का नाम है दिबांग, एक का नाम है दिहांग, और इन नदियों के नाम से यहाँ पे जिले भी हैं। तो ये दिबांग नाम का जिला है, अरुणाचल का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दिबांग घाटी का जिला अरुणाचल में मिलेगा आपको। जब आपका मौका लगे कभी इस रास्ते में जाइए तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या जाना, एक स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमने ये जाना कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी एक पूरा कैंपेन चलाया, देखो अपना देश। हमने ये जाना कि तवांग किस लिए फेमस है। हमने ये जाना कि तवांग किसके पास है, ल्हासा के पास, और ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। हमने ये जाना कि बोमडिला किस लिए फेमस है, सेला सुरंग कहाँ है, और हमने ये जाना कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्या कहता है, दक्षिणी तिब्बत। यहाँ तक की बात क्लियर है, रिप्लाई कर दो। यस सर। अगली स्कीम है पीएम दक्ष पोर्टल। पोर्टल मतलब क्या, पोर्टल मतलब वेबसाइट, जैसे एमपी ऑनलाइन का पोर्टल एक वेबसाइट है। अब भैया, और इसके लिए मोबाइल ऐप भी है। तो हम बस ये जानना चाहते हैं किसको दक्ष कर रहे हो भाई। दक्ष मतलब होता है आपको ट्रेंड कर रहे हो। मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो पक्का कुछ ना कुछ इसका फुल फॉर्म होगा, तो एक बार फुल फॉर्म देख ले। लेकिन यहाँ पे दक्ष करने का मतलब हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। तो भाई डॉक्टर को तो आप ट्रेन करोगे नहीं कि ऑपरेशन कैसे करना है, इंजीनियर को ट्रेन नहीं करोगे कि पुल कैसे बनाना है। तो असल में हमें यहाँ पे ट्रेनिंग किसको देंगे, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को, कि भैया ड्राइवरी कैसे करनी है, कारपेंटरी कैसे करनी है। ठीक, तो जब ट्रेनिंग देने होने की बात आई तो पहले हमें ये देखना है कि अगर आप स्किल ट्रेनिंग कर रहे हो, किसी को स्किल दे रहे हो, तो आपके पास एक मंत्रालय है, इसका नाम है डायरेक्टरेट है, इसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल ट्रेनिंग। और हमारे देश में कोई हुनर सिखाने के लिए जो पूरा पूरा मंत्रालय है, वो मंत्रालय पिछले 4 दिन से आप लोग बहुत सुन रहे हैं, उसका नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये एक नई पोर्टल है जिसका नाम है पीएम दक्ष। पीएम लगा है, इसका मतलब केंद्र सरकार का पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू कर रही है। यहाँ पे दक्ष हम किसको कर रहे हैं, दक्ष हम किसको कर रहे हैं, SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को, या सफाई कर्मचारी को। मतलब लो लेवल स्किलिंग सिखाई जा रही, कोई हाई लेवल नहीं सिखाई जा रही कि आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं। तो ये जो पीएम दक्ष योजना किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ये स्कीम है। और इस स्कीम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो यहाँ दक्ष किसको बना रहे? SC ST OBC और सफाई कर्मी को। मतलब कुल मिलाकर जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, जो 8वीं 10वीं पास कर लिए हैं, उनको कोई हुनर चाहिए तो हुनर सिखा रहे। ये कोई नई स्कीम नहीं है, नाम बदल के नहीं आ गया है तो आ गया तो पढ़ दें। मेरी अभी तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई करो। तो सर ये कुछ भी हुनर सिखाएंगे तो मोबाइल से सिखाएंगे या फिर गांव में कहीं पे भी जाकर हाँ, के? मोबाइल से ही सिखाएंगे और वेबसाइट से सिखाएंगे, क्योंकि अच्छा, कोविड है। तो कोविड में तो कोई सेंटर खोलेंगे नहीं, मोबाइल में ऑडियो होगा, वीडियो होगा, ऑनलाइन चैटिंग जो भी होगी वो सिखाएंगे। ओके। अपन को सर अपने को सीखना नहीं है, अपने को पढ़ाई करनी है। ये सब न्यूज है, न्यूज इन ट्रांजिशन। इनसे होता कुछ नहीं, बस एग्जाम में सवाल बनते और हम सेलेक्ट नहीं होते। अब ये दक्ष का फुल फॉर्म जान लो यार, दक्ष का भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म पक्का होगा, मुझे पूरा यकीन रहता है। दिल्ली से योजना बनी मतलब फुल फॉर्म होगा। तो दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? दक्ष का फुल फॉर्म नहीं लिखा इसमें, होगा दक्ष का फुल फॉर्म, देख लेना नीचे लिखा होगा दक्ष का फुल फॉर्म। ये लिखा है देखो, दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, तो एक दो बार देख लो। एक्सक्यूज मी सर। आप पूछिए। सर इसको स्किल डेवलपमेंट वाले में क्यों नहीं डाला, इसको सोशल जस्टिस वाले में क्यों नहीं है इसके अंदर? तेज पूछिए, तेज पूछिए। सर ये जो दक्ष योजना है ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में क्यों नहीं डाला हुआ है? आप अपनी बात चैट में लिख के बोलो, यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, कुछ बैंड वोड बज रहा है, चैट में लिख दो क्या कह रहे हो। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी होगी, 10-15 दिन की ट्रेनिंग भी होगी, लॉन्ग टर्म भी होगी 2-3 महीने वाली। और किसी ने बोला साहब चाय की दुकान खोलनी है, साहब सिलाई कढ़ाई करना है, तो उसको पैसा भी मिलेगा, सिखाएंगे हुनर और फिर दुकान भी खुलवाएंगे। अगली न्यूज में चलते हैं। हमारे देश में डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, हमारे देश में इस तरह की कोई मिनिस्ट्री नहीं है जिसका नाम है डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, असल में ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का नाम क्या है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यानी समाज में जो पिछड़े लोग हैं, अगर हम उनको कुछ सिखा पाएंगे तो हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे, और अगर वो सीख लेंगे तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, मतलब एम्पावर हो जाएंगे। इसलिए उसका नाम ही यही बोलता है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में जिनको जरूरत है उनके लिए वो काम करता है। ठीक है, आपको स्किल भी सिखाएगा, आप विकलांग है तो आपको बैसाखी भी देगा, आपकी आंखों का ऑपरेशन भी करवा देगा, आप अनाथ हो गए तो आपको अनाथ आश्रम भी छोड़ देगा। मतलब जो जरूरतमंद है उसके लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। अगली न्यूज है ज्योग्राफी की, अगली न्यूज एनवायरमेंट की, अगली न्यूज हिमालय की। हिमालय में जो जांस्कर वैली है वहां से ग्लेशियर कम हो रहा है। रिट्रीट मतलब होते हैं कम होना, अब कम हो रहे हैं तो देखना पड़ेगा जांस्कर है कहाँ पे। तो उसके लिए मैप बनाता हूं मैं। क्या नाम है इसका? जास्कर, जास्कर। देखो ये आपका जम्मू कश्मीर का चेहरा मैंने बनाया। सबसे ऊपर आपको जो पर्वतमाला मिलती है इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम। उसके बाद जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है लद्दाख। उसके बाद
जो है उसका नाम है जांस्कर या जास्कर भी है, और उसके बाद जो है उसे कहते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल। अब काराकोरम और लद्दाख के बीच में आपको मिलती है सिंधु नदी, इंडस नदी बहती हुई ऊपर से आती है, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो यहां मिलेगी नुब्रा नदी, नुब्रा। इधर मिलती है श्योक नदी, और ये नुब्रा श्योक बाद में सिंधु में मिल जाती है। ये जो लद्दाख वाला रीजन है यहाँ पे मिलेगा आपको कारगिल, यहाँ पे होगा कारगिल, के लिख देता हूं, के फॉर, कहाँ गया भाई, हाँ ऐसा क्यों हुआ ये, यहाँ यहाँ पे है कारगिल, विक्रम बत्रा की मूवी बन रही है, और इसके यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको लेह, यहाँ मिलेगा लेह, और इधर वाली जो पूरी बेल्ट है इसे हम लद्दाख कहते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा काराकोरम की पर्वतमालाएं मिलेंगी, उसके बाद आपको लद्दाख माउंटेन रेंज मिलेगा, उसके बाद मिलेगा जांस्कर, यानी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में आपको जांस्कर मिलेगा। जांस्कर नाम की नदी भी है, जांस्कर नाम का पूरा क्षेत्र भी है, ऐसा ही क्षेत्र है, पूरा ठंडा क्षेत्र है, ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पे ग्लेशियर थे, ग्लेशियरों की संख्या कम हो रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो हमारे दुनिया के पास साफ पानी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, साफ पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ग्लेशियर, और ग्लेशियर ही पिघल रहे हैं। और हमारे देश में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर का सोर्स है वो हिमालय है, और हिमालय सबसे मेन हिमालय तो यहाँ बैठा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे, और यहीं का हिमालय पिघल रहा है। तो ये कोई स्टडी हुई, उस स्टडी ने बताया कि भाई एक पेंसिलुंगपा ग्लेशियर है जो जांस्कर में है, वो पिघल रहा है बहुत तेजी से, उसमें उतनी बर्फ बची ही नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये किसका इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है भाई, जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट है भाई। बारिश में बारिश नहीं होती, ठंड में ठंड नहीं पड़ती, ग्लेशियर में बर्फ नहीं बची। और अभी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो बादल फट रहे हैं, या उत्तराखंड में एक हुआ था कि ग्लेशियर का टुकड़ा आ गया था 2 महीने पहले, तो बाढ़ आ गई थी। तो अब ये पिघल रहे हैं, तो ये इनकी पूरी पूरी जो हिस्से होते हैं वो पानी में पहुंच जाते हैं भाई, यहीं से नदियां निकल रही, नदियों में ग्लेशियर का टुकड़ा चला गया, और फिर अचानक जाके वो पूरा नदी का फ्लो बढ़ा देता है, फिर निचले जो इलाके हैं वहां बाढ़ आ जाती है। तो आपको अभी ये जानना है जांस्कर की लोकेशन क्या है। सबसे पहले काराकोरम मिलेगा, फिर लद्दाख मिलेगा, फिर जांस्कर मिलेगा, फिर पीर पंजाल मिलेगा, और उसके नीचे मिलेगा शिवालिक, शिवालिक रेंज, ये मतलब लेसर हिमालयास, और फिर यहाँ से आपको हिमाचल उत्तराखंड मिलना शुरू हो जाएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ सब आपको शिवालिक में मिलेंगे। ये जो मैंने बताया क्लियर है, अप्लाई करो। यस सर। यस सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है मेरे देश का देहरादून में, उसका नाम है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये नई नई रिसर्च में बता रहा है कि आपके देश में अगले 20 साल में हिमालय गायब होने वाला है, यानी उसकी ग्लेशियर खत्म होने वाले, और अगर वो खत्म हो गए तो आपकी नदियां सूख जाएंगी। क्योंकि अभी हमारे देश में जो 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, जिनको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं, 12 मासी नदियां कहते हैं, वो इन ग्लेशियर के दम पे चलती हैं। अब इन ग्लेशियर में पानी नहीं रहेगा तो वो बारिश में बहेंगी, बाकी समय नाला बन जाएंगी, गंगा यमुना में पानी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक तो हिमालय ग्लेशियर नदियां हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में बेस्ड है, और ये अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये दुनिया को चिता रहा है भाई कुछ करो कुछ करो। हम करें नहीं करें अलग बात है। अब ये जो पानी बढ़ेगा ना, ये हमारे जो समंदर है, ये समंदर के जो शहर है ना, इनको डुबा देगा। कल एक रिपोर्ट आई है 20 ऐसे शहर हैं जो अगले 20 साल में भारत पे रहेंगे ही नहीं। कल की रिपोर्ट में बोला है कि 20 शहर अगले 20 साल में गायब होने वाले, डूब जाएंगे। क्यों? ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, समंदर में, तो समंदर का लेवल बढ़ेगा, तो ग्लोबल सी राइज बढ़ेगा, तो समंदर किनारे वाले शहर डूब जाएंगे। और सी फेसिंग फ्लैट ले लो और सी फेसिंग बंगले बना लो, बंगले डूब जाएंगे। तो अब ये भी रिपोर्ट आ गई, ऊपर से पानी जा रहा है, नीचे से समंदर बढ़ रहा है, क्योंकि पानी तो रहेगा ना, इस धरती से बाहर तो लीक नहीं होगा, रहेगा धरती में ही। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जांस्कर वैली में क्या हो रहा है, और जांस्कर क्यों इंपॉर्टेंट है, और ग्लेशियर का जो पिघलना इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। अभी तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर।
और हम इंदौर भोपाल वाले सोचते हैं कि यार हमें ग्लेशियर से क्या करना, हमारे पास तो समंदर भी नहीं है। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश में बारिश नहीं होगी, ठंड में ठंड नहीं आएगी, बेमौसम बारिश होगी, बीमारियां आएंगी, महामारी फैलेंगी। तो जो लोग समंदर से बच जाएंगे, जो लोग ग्लेशियर से बच जाएंगे, वो ऐसे मरेंगे। जलवायु परिवर्तन हमें आपको भी इफेक्ट करेगा। अगली न्यूज पे चलते हैं। ये साहब है, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, और ये हमारे अभी शिक्षा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे। जब पेट्रोलियम मंत्री थे तब भी ये कुछ नहीं बोलते थे कि पेट्रोल क्यों बढ़ा, अब भी ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन इनका नाम प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और खुशी की बात यह है कि लोकसभा का मानसून सत्र खत्म कर दिया गया अचानक, बिना कुछ कहे। सभापति महोदय ने बोला बंद करो, उधर भी बोला बंद करो, कोई रीजन नहीं दिया गया। ठीक है, खैर अब सवाल यह है कि भैया ये कौन सा एक्ट आ गया और अमेंडमेंट हुआ है, मतलब संविधान में चेंज हुआ है। संविधान में चेंज हुआ है मतलब संविधान में इसके बारे में कुछ बातें रही होगी। पहली चीज तो एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कहाँ बनाई गई? लद्दाख में। तो पहला सवाल ये कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्या संविधान से पूछना पड़ता है? तो हाँ, केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगला सवाल, मेरे देश में अभी कुल कितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं? तो कुल 54 केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं। तो दूसरा सवाल, मेरे एमपी में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? कोई मुझे बताएगा मध्य प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? जवाब तो मैंने लिख दिया 2 हैं। अब मुझे नाम बता दे कि मध्य प्रदेश की 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटियों के नाम बताइए। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, नाम बोलिए। अहिल्याबाई होलकर। सही जवाब नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। गूगल करो, जो करना है वो करो, जवाब बताओ। हरि सिंह गौर, शाहिना नाज कहरी, वेरी गुड। हरि सिंह गौर 1946 में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी थी और 2007 में जाके इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, सागर में है। ये तो पहली होगी। दूसरी बताओ। अमरकंटक में है सर, बहुत बढ़िया। अमरकंटक में कौन सी है? अमरकंटक में कौन सी है? 2008 में उसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। अमरकंटक में है नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, अमरकंटक में है। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय वाला जो यूनिवर्सिटी है वो भोपाल में है, लेकिन उसका नाम इंदिरा गांधी है। और अमरकंटक वाले का नाम है नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती क्या है? बता रहे ना, वो बता देंगे अभी। लेकिन इतना जानो कि देश में 54 है और मेरे पास सिर्फ 2 हैं। अब सवाल ये है, अब तो 55 हो गई क्योंकि ये बन गई है ना, अब 55 है। अब सवाल ये, केंद्रीय यूनिवर्सिटी क्या होती है? तो पहली चीज तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी वो होती हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था। उस कानून का नाम था, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। एक कानून आया था, उसका नाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। एक पूरा कानून लाया और उस एक्ट में कहा कि अब भविष्य में कोई भी यूनिवर्सिटी बनेगी ना तो इस एक्ट में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। तो क्या इसके पहले यूनिवर्सिटी नहीं बनी? इसके पहले यूनिवर्सिटी बनी। मेरे पास एक यूजीसी नाम की संस्था है, इसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये 1956 में हमने कानून ला के इसको बनाया था। तो 2009 से पहले जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती थी वो कौन बनवाता था? यूजीसी बनवाती थी। और यूजीसी किसके अधीन काम करती है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है यूजीसी। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। लेकिन अब क्या दिक्कत है? 2009 के बाद से ये है, कोई भी यूनिवर्सिटी बनाओगे ना तो ये यूनिवर्सिटी एक्ट है 2009 का, उसमें उसका नाम डालना पड़ेगा। इसलिए अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए हमें संविधान में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अभी कहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है? अभी बनाई गई है लद्दाख में। कहाँ बनाई गई है? लद्दाख में। लद्दाख में बनाई गई है केंद्रीय यूनिवर्सिटी, लद्दाख में। तो किस कानून में चेंज किया गया होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में चेंज किया गया होगा। यूजीसी में भी इसका जिक्र डाला गया होगा। यूजीसी 1956 में बनी है कि भैया एक यूनिवर्सिटी बन गई। अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, इनके नाम के आगे सेंट्रल लगा, इसका मतलब इसका पूरा खाना खर्चा केंद्र सरकार देगी और प्रायोरिटी में देगी। इसका पैसा कम नहीं कर सकती सरकार कि नहीं कोविड फैला है पेमेंट मत दो, कोविड फैला है स्कॉलरशिप मत दो, कोविड फैला है तो यूनिवर्सिटी मत खोलो। यानी सरकार पर
दायित्व हो जाता है इस यूनिवर्सिटी को चलाने का। इसलिए हमारे देश में अभी सिर्फ 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपके मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 है। सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में 7, फिर यूपी में है 6, ठीक है। गोवा राज्य में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरा राज्य होने के बावजूद। ये बात क्लियर हो रही? रिप्लाई करो। यस सर। एक हरि सिंह और एक राष्ट्रीय आदिवासी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। तो ये साहब खड़े हुए थे, ये बताएं कि भाई हमें बनाना है। अब जब ये लद्दाख में यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो कोई बहस ही नहीं हुई, खूब हंगामा हुआ, बिना बहस के पास हो गया। अब इनके पास पावर है, चलेगा। लेकिन ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बनना मतलब अब सरकार की जिम्मेदारी इसको चलाना, इसको पालना। नहीं ऐसा नहीं, लद्दाख वाली तो है ही नहीं ना, वो शून्य से बना दी पहले दिन ही कि अब जो बनेगी वो सेंट्रल रहेगी। जैसे हरि सिंह गौर 1946 में बनी थी, लेकिन उसको दर्जा मिलता 2007 में। लेकिन लद्दाख तो अभी बनाया। लद्दाख कब पैदा हुआ? लद्दाख एज अ यूटी कब पैदा हुआ, कोई बताएगा? लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कब पैदा हुआ? 2019। 2019। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन एक्ट आया, जिसमें बोला जम्मू कश्मीर का दर्जा नीचे करते हैं, उसको राज्य से यूटी बनाते हैं और लद्दाख को एक यूटी बनाते हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को जिस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, उस दिन 2 बड़ी बातें हुई थी। वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर को। उस दिन लद्दाख पैदा हुआ। तो चंचल ने सही जवाब दिया। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख का वाला एक्ट आया था और 31 अक्टूबर से लद्दाख फॉर्म में आ गया, कमेंस हो गया 31 अक्टूबर 2019 से। अगली न्यूज है अगली न्यूज है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को लेकर। क्या है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? कोलंबो एक शहर है श्रीलंका का, ठीक है। वहां पे 3 देशों की एक बैठक हुई। उस बैठक में कौन शामिल हुआ? हमारे देश के जेम्स बॉन्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, उनके समकक्ष वाले वहां के शामिल हुए होंगे। पहला चीज, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव किन देशों के बीच में होता है? इंडिया तो आएगा ही, डोवाल साहब गए। कोलंबो किस देश में है? श्रीलंका में, तो श्रीलंका होगा ही। और तीसरा देश है मालदीव्स। 3 देशों के बीच में ये होता है। और यहाँ पे आपस में हम लोग कैसे अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मालदीव्स की अगर मैं लोकेशन बनाऊं, मालदीव्स की अगर लोकेशन बनाऊं मैं, तो ये है भारत, ये है श्रीलंका और ये है मालदीव्स, यानी हिंद महासागर के तीनों है। और यहाँ कोलंबो नाम की जगह पे बैठक हुई है। तो असल में हम चाहते हैं, हम तीनों ये चाहते किस तरह हमारा हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़िया रहे, एक दूसरे के व्यापार अच्छे से होते रहे, ज्यादा डकैती ना हो, एक दूसरे की सरकार एक दूसरे पर भरोसा करे, कोई किसी के खिलाफ बयानबाजी ना करे और हमारे आपस के पड़ोसियों वाले संबंध अच्छे रहे। इसलिए ये बैठक हुई। अब सवाल ये है कि एक देश है मालदीव, एक देश है श्रीलंका। जब इनका नाम आया है तो इनके बीच में कुछ सिक्योरिटी एक्सरसाइज होती हैं क्या, उनका नाम जान लेते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है कोई बताएगा क्या होती है? एक तो होती है नेवी की एक्सरसाइज, उसका नाम है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स मतलब होता है SL फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया, N फॉर नेवी, EX फॉर एक्सरसाइज। एक तो होती है स्लीनेक्स और एक होती है मित्र, एक होती है मित्र एक्सरसाइज। वेरी गुड, मित्र एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के बीच में। और इंडिया और मालदीव्स के बीच में क्या होती है? इनके बीच में एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है एकूवेरिन। एकूवेरिन ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। मालदीव्स की राजधानी क्या है? माले। मालदीव्स को हमने 5 लाख LED दिए थे। मालदीव्स की जो राजधानी है माले, उसमें हम पुल बना रहे हैं। मालदीव्स का एक बंदरगाह है, उसका नाम है UTF। बंदरगाह क्या है? एक
टापू है यूटीएफ, इसको भारत डेवलप कर रहा है। इसका पूरा नाम है उलू थुरुरुरु हरी, ऐसे कुछ नाम है। आप यूटीएफ जानो कि यूटीएफ किस देश का है, मालदीव्स का, और कौन डेवलप कर रहा है, भारत। मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते अभी तो ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोले वहां के राष्ट्रपति हैं जो भारत के पक्ष में बात करते हैं। और श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते पैसे वाले हैं, श्रीलंका मांगता है पैसा, जब हमने दे दिया तो खुश हो जाता है, जब पैसा नहीं दिया तो नाराज होकर चला जाता है चाइना के पास कि तुम दो पैसा। ठीक है, बाकी जानना है तो उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में देखना पड़ेगा। आगे चले, रिप्लाई कर दो। आगे बढ़े, रिप्लाई करो। जी सर। यस सर। श्रीलंका की राजधानी क्या है देख लेना, बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन कोलंबो नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। और ये जो आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, उसमें बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशेल्स भी आके बैठते हैं चाय नाश्ता करने एज ऑब्जर्वर स्टेटस। इतना अंदर नहीं घुसना है भाई, हमें तो अपने संबंध देखने थे कि भैया इनके साथ संबंध कैसे है मेरे। और ये 2009 से कॉन्क्लेव हो रहा है, और इस कॉन्क्लेव को शुरू करने का श्रेय भारत को ही जाता है। भारत ने बोला था आओ श्रीलंका और मालदीव साथ बैठे, है ना, चाय पिए। अगली न्यूज पे चलते हैं। ये न्यूज है, भारत का पहला बायो बैंक बनाया गया है जो कि हार्ट फेलियर पर रिसर्च करेगा। तो सवाल है, हार्ट फेलियर तो आप जानते हैं, हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हो गया, इंसान मर गया, लेकिन ये तो बहुत कॉमन बीमारी है और कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसको पहले से कोई बीमारी है उसको कोविड हुआ तो मर गया बेचारा। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस तरह की बीमारियां तो आती रहेंगी, लेकिन हमारे पास कुछ डेटाबेस होना चाहिए कि पता रहे कि इस तरह की बीमारी वाला व्यक्ति इस बीमारी से जल्दी मर जाएगा, इस तरह की बीमारी वाला व्यक्ति इस बीमारी से जल्दी नहीं मरेगा। मतलब एक मेरे पास रिसर्च होना चाहिए। तो हमारी सरकार एक बायो बैंक बना रही, इस शब्द को देखना है बस, क्या बना रही है, बायो बैंक। बायो बैंक, तो इस बैंक में पैसा नहीं मिलेगा और इस बैंक में बायोलॉजी वाला भी कुछ नहीं मिलेगा। इस बायो में क्या क्या रखेगा आप, कौन सा बायो, इस बायो में आपका बायोडाटा रखेगा। लेकिन बायोडाटा में कौन सा डाटा, आपका नाम, पापा का नाम ही रखेगा, आपके ब्लड सैंपल रखे जाएंगे, आपके डीएनए रखे जाएंगे। मतलब कुल मिला के अगली बीमारी जब आए मेरे देश में तो मुझको पता रहे कि कौन सा व्यक्ति इस बीमारी से ज्यादा पीड़ित हो सकता है और ये नहीं हो सकता। इसके लिए दुनिया भर की सरकारें बहुत पहले से काम कर रही थी, हमने अभी शुरू किया है और हम बना रहे हैं अपने देश का खुद का बायो बैंक, जिसमें हम टोटली फोकस कर रहे हैं दिल की बीमारियों से लेकर, कि हम व्यक्ति का अगर ब्लड सैंपल ले रहे हैं, व्यक्ति का डीएनए ले रहे हैं, व्यक्ति के प्लेटलेट्स ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, तो हमारा फोकस रहेगा इस व्यक्ति को दिल से होने वाली बीमारियों की संभावना कितनी है, और अगर बीमारी है तो ये इसकी कितनी संभावना है कि कोविड से मरेगा कि नहीं मरेगा, या भविष्य में आने वाली बीमारी के बारे में हम सजग रहे। तो आपको इतना जानना है कि भारत सरकार एक बायो बैंक बनवा रही है जो कि फिलहाल अभी फोकस कर रहा है दिल की बीमारी पे या दिल के हार्ट फेलियर पे, हार्ट अटैक पे। क्लियर हो रही मेरी बात, रिप्लाई करूं? जी सर। बाकी और अंदर में कुछ जाना, किसने किया क्या किया, ये सब नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जो पढ़ना है टर्म पढ़ने में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारे देश में हेल्थ पे रिसर्च करने के लिए एक संस्था है, उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमारे देश की रिसर्च बॉडी है, रिसर्च करती है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और अभी जो आपके पास कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, वो ICMR प्लस भारत बायोटेक ने मिलकर बनाई है कोवैक्सीन। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है और इसको जो लीड करता है वो साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं और वो सीधे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। तो सारा काम ICMR कर रही है, ICMR का सहयोग कर रही है। एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, एडवाइजरी मतलब अभी एडवाइस दो, पैसा लो, बाद में जाओ, परमानेंट कोई बॉडी नहीं है TAC। लेकिन हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं किस तरह अपना बायो बैंक बनाए और किस तरह भविष्य में होने वाली बीमारियों से जो दिल के लिए ज्यादा घातक है उनसे अपने लोगों को बचा सके। तो ICMR बस ध्यान रखना कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करता है ICMR। ध्यानचंद के लिए को लेकर न्यूज है कि अभी हमारे देश का जो खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ध्यानचंद। तो सवाल ये है कि ध्यानचंद कौन थे। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे, विजार्ड ऑफ द हॉकी कहते थे, मैजिशियन ऑफ द हॉकी कहते थे। ये आदमी पैदा इलाहाबाद में हुआ, नौकरी इसने बहुत समय महू में भी की, इंदौर के पास, और इनको ऑनररी मेजर का पद दिया गया था। 1928 से लेकर
36 तक के 3 लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल वाली टीम के ये कप्तान रहे जो कि हॉकी खेली। हमने अभी तक टोटल हॉकी में 7 गोल्ड लाए हैं, 7। शुरू मेरा सफर हुआ 1928 से, आखिरी मैंने गोल्ड लाया था 1980 में, आखिरी गोल्ड 1980 में आया था हॉकी में। और अभी हमने देखा कि हमारी टीम हॉकी में पदक लेके आई है, इसीलिए हम बोले 41 साल का सूखा खत्म हुआ। तो मेजर ध्यानचंद जो है, इन्हीं के छोटे भाई, इनका नाम है रूप सिंह, जिनके नाम से ग्वालियर में स्टेडियम बना, लेकिन क्रिकेट का। तो ध्यानचंद साहब जो हैं, इनके हैप्पी बर्थडे को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। 1936 में जब ये मैच खेल रहे थे, तब ये मैच बर्लिन में हो रहा था, जर्मनी की राजधानी, और हिटलर देखने आया था। और इस मैच में भारतीय टीम ने शायद 7-1 से जर्मनी को हराया था, बहुत बुरी हार हराई थी फाइनल में। तो हिटलर ने इनको ऑफर दिया था, भाई तो किस रैंक में है? तो उसने बोला, साहब मैं सूबेदार हूँ। तो उसने बोला, सूबेदार क्या होता है? बोलता, साहब सैनिक से थोड़ा सा ऊपर। तो बोले, तू मेरे देश में आ जा, मैं तुझे मेजर जनरल बनाता हूँ, मतलब आर्मी का हेड बनाता हूँ। लेकिन इस व्यक्ति ने मना कर दिया, नहीं साहब मैं तो सूबेदार ही ठीक हूँ। और तब भी बहुत बड़ी बात हो गई थी कि इस आदमी ने हिटलर को कैसे मना कर दिया, क्योंकि हिटलर उस समय तानाशाह था, वो रातों रात इसको गायब कर देता, फिर भी आदमी मना करके आया और अल्टीमेटली हमने इनको मेजर की उपाधि दी। ये जो पुरस्कार है खेल रत्न या राजीव गांधी खेल रत्न, ये 1992 में आया। पहले जो इसके रेसिपिएंट है वो है कौन? पहले रेसिपिएंट हैं इसके विश्वनाथन आनंद साहब, जो हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। तो पहला पुरुष जो कि खेल रत्न पाया वो आनंद साहब है, और पहली महिला जिसने खेल रत्न पाया उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, जो 2000 के ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था वेट लिफ्टिंग में। तो ये आपको इतिहास इसका जानना है। अभी जो हमारा खेल रत्न है, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी राशि बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी है। और ये कब दिया जाता है? ये 29 अगस्त को दिया जाता है। और ये कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। अगर आपको खेल रत्न चाहिए, तो पिछले 4 सालों में आपने कम से कम 3 इंटरनेशनल मैचेस में या इंटरनेशनल इवेंट में, कम से कम 3 इंटरनेशनल इवेंट में 2 स्वर्ण पदक लाए हो, 2, तभी आपको खेल रत्न मिलता है। हमारे देश में हर खेलों में ये खेल रत्न मिलता है। आपका कौन है अभी अपना कैप्टन? विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, उसको भी मिला है। सानिया नेहवाल को भी मिला है। मिलता सबको, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एथलेटिक्स वालों को ही मिलेगा। लेकिन राजीव गांधी जब मर गए थे, उनके सम्मान में खेल रत्न रखा गया था। राजीव गांधी जीते जी नहीं बोल गया था कि मेरे नाम पे रख दो, उसको बम से उड़ा दिया गया। उस समय की तत्कालीन सरकार ने बोला, भाई श्रद्धांजलि के रूप में इनके नाम पे रख दे। अभी ध्यानचंद ऊपर से नहीं आके बोले कि मेरे नाम पे रखो, हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके नाम पे रख रहे हैं। तो 29 अगस्त जिस दिन उनका बर्थडे है, उस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। क्लियर हो रही है मेरी बात? रिप्लाई कर दो। जी सर। तो खेल रत्न की राशि 25 लाख रुपए हो गई, देता इसको राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी कमेटी बनती है बकायदा। आपको खेल रत्न चाहिए, आपने अच्छा परफॉर्म किया, अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगाइए। वो जो कमेटी है जो चयन करती है, अगर वो चुन लेगी आपको, तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति फिर आपको बुलाएंगे, फिर आपको खेल रत्न से नवाजेंगे। ठीक, अब ये सवाल का जवाब दो भाई। सर लद्दाख। सर लद्दाख है इसका। हाँ ठीक है, सुन लिया। ये पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोली जा रही किस यूटी में? ये है लद्दाख। ठीक है, और ये अपने आप में पहली यूटी भी है, ध्यान रखना, पहली यूटी भी है। दिल्ली यूनाइटेड मतलब यूनियन टेरिटरी होते हुए भी एक राज्य है। दिल्ली के अलावा चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पुडुचेरी, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे लक्षद्वीप हो, कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। और ये अपने आप में पहली यूटी है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे यूनिवर्सिटी खुल रही है। जम्मू कश्मीर नहीं भाई, अभी ये पता है ना लद्दाख में खोल रही है। किसने जम्मू कश्मीर में जवाब दिया? नीचे का। अच्छा ठीक है, नीचे का, तो नीचे जम्मू कश्मीर का है। दूसरा है क्वेश्चन 2। कोलंबो वाला पूछा है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव किनके बीच में बातचीत होती है? किन देशों के बीच में बातचीत है? श्रीलंका, इंडिया और मालदीव। तीसरा वाला पीएम दक्ष योजना कौन मंत्रालय चला रहा है? कहाँ गया भाई? है ना, पीएम दक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय चला रहा है, डी। ठीक है, चलो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो।